हेलो। चलिए आज हम लोगों को देखना है एंग्लो तिब्बत वार, और इसी एंग्लो तिब्बत वार के साथ हम निकल जाएंगे इंडो चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट पर। आज हम देखेंगे एंग्लो तिब्बत वार क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो थोड़ी सी ज्योग्राफिकल कंडीशंस पहले देख लें। ये आपका भारत है, ये जो हिस्सा है ये तिब्बत है, ये जो हिस्सा है ये सिंजियांग प्रांत है जो आज की तारीख में चाइना के पास है, बट ये एक्चुअली चाइना का है नहीं। यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो एक देश है जिसका नाम है तुर्किस्तान। तुर्किस्तान का पार्ट है जिसे चाइना ने ऑक्युपाई किया हुआ है, और यही वो एरिया है जहाँ पर चूंकि तुर्क लोग मुस्लिम होते हैं तो यहाँ पर भी मुसलमान लोग हैं। उइगर मुसलमानों के बारे में आपने सुना होगा। उइगर मुसलमानों के बारे में आपने सुना होगा। वही उइगर मुसलमान इसी जिनजियांग प्रांत में इनके रहते हैं। उसके बाद ये वाला एरिया तिब्बत हो जाता है, और ये दोनों ही एरिया चाइना का नहीं था। सिंपली अगर हम कहें कि तिब्बत न होता तो भारत और चीन के बीच कोई बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं होता, क्योंकि ऑलमोस्ट जो बॉर्डर डिस्प्यूट है वो तिब्बत के कारण है। तिब्बत अगर एक स्वतंत्र देश होता तो हमारा चाइना से हमारी कोई सीमा लगती नहीं है। थोड़ी सी इधर लगती, लेकिन इधर में जिनजियांग में, और थोड़ी सी यहाँ लगती तो बर्मा वाला हिस्सा हो जाता है। बहुत ज्यादा हमें मतलब कोई क्लैश की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसके आगे जब आप बढ़ते हैं तो ये वाला जो हिस्सा है ऐसे करके ये चाइना हो जाता है। तो चाइना ने अपना विस्तार किया, और विस्तार के परिणाम स्वरूप तिब्बत पर उसने कब्जा किया। तो वो पूरी कहानी टाइमलाइन के साथ आपको मिलेगी। फिलहाल की स्थिति यह है कि ये चाइना है, ये चाइना का जिनजियांग है, और आज की तारीख में ये चाइना का तिब्बत वाला हिस्सा है। ये ऐसे था नहीं। तिब्बत जो था, अगर हम ज्योग्राफिकली देखें इसको, तो आज भी तिब्बत का ये पठारी एरिया है, और ये दुनिया की सबसे ऊंचा पठार है। 4 किलोमीटर से 5 किलोमीटर की ऊंचाई है इसकी, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि ये रैन सैडो एरिया है, वृष्टि छाया क्षेत्र है। यहाँ पे आपका नेपाल है, सॉरी हिमालय है, और हिमालय के पीछे वाला भाग है ये। तो जो मॉनसून की हवाएं हैं हिमालय से टकराकर भारत में वर्षा करती हैं, बट इधर का जो एरिया है उसमें वर्षा नहीं करती हैं। परिणाम ये होता है कि ये वृष्टि छाया क्षेत्र में आ जाता है, रैनसैडो एरिया, और उसका परिणाम ये होता है कि ये संपूर्ण भाग जो है वो एक ठंडा रेगिस्तान है। तो बहुत ज्यादा यहाँ पर कुछ होता भी नहीं है। यहाँ का जो शासन था, ये बीच बीच में कई बार चाइनीज ने जब अपना विस्तार किया तो तिब्बत को अपने कब्जे में लिया। फिर जब चाइना थोड़ा कमजोर हुआ तो तिब्बत स्वतंत्र हुआ। ये कहानी कई बार दोहराई गई। कई बार ऐसा हुआ कि चाइना ने तिब्बत पे कब्जा किया, फिर चाइना का राजवंश कमजोर हुआ, तिब्बत फ्री हुआ, फिर चाइना पर कब्जा की, चाइना ने इस पे कब्जा किया। तो ये आता जाता रहा है चाइना की सॉवरेंटी में। स्वयं में सॉवरन ये बहुत कम रहा है, और ये इतिहास जो है इसका वही चाइनीज शासकों को प्रेरित करता है तिब्बत को अपना बनाने के लिए, क्योंकि वो मान के चलते हैं कि तिब्बत वाला हिस्सा उनका रहा है। अब ये जो चाइनीज समझ है कि जहां जहां हमारा रहा है वो हमारा होना चाहिए, ये इतिहास की धारा के विरुद्ध है। और यही चीन, भारत ही नहीं, चीन के साथ जो कुल मिला के 17 देशों की सीमाएं लगती हैं, उनके साथ झगड़े का मूल कारण है चीन की ये समझ कि जहां जहां प्राचीन काल में चीन का एरिया रहा वो सब चीन का होना चाहिए। ये चीज तिब्बत के संदर्भ में भी लागू होती है, ये चीज अन्य जितने भी राज्य बॉर्डर डिस्प्यूट उसके हैं उनके साथ भी लागू होती है।
अब ये चीज मैंने कहा कि इतिहास विरुद्ध क्यों है, तो इतिहास विरुद्ध इसलिए है कि समझिए कि अतीत में क्या हुआ इससे आपका वर्तमान डिसाइड होता है अगर, तो वर्तमान कलुषित भी हो सकता है, वो विवादों से घिर भी सकता है। अगर इस तरह की बात है तो 1700 अकबर के बाद शाहजहां तक काबुल भी भारत का था, तो क्या अफगानिस्तान पर हम दावा करें? 1935 तक बर्मा भारत के साथ जुड़ा था, तो क्या हम बर्मा को कहें कि अपना है? चोल वंश ने इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, केदार कुंड तक की उपाधि ली थी, उन्होंने केडारम तक का कब्जा किया था, तो क्या हम कहें कि इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा हमारा है? ये कोई तर्क नहीं है, लेकिन यही तर्क चाइना का है। ये समझने की जरूरत है बॉर्डर डिस्प्यूट में कि ये कोई तर्क नहीं है। इस तरह से तो भाई ब्रिटेन का 56 देशों पे कब्जा था, तो ब्रिटेन कहेगा कि 56 देश हमारे होने चाहिए। उसी तरह से फ्रांस का, इटली का, इन सब लोगों ने अपना एक्सटेंशन किया था, अपनी कॉलोनीज बनाई थी, वो कहें कि वो उनका है, तब तो फिर से हम उसी विश्व युद्ध के मोड़ पर जाकर खड़े हो जाएंगे। लेकिन चाइना ऐसा करता है, जिन जिन देशों पर उसका कभी शासन रहा है उसे वो अपना मानता है और वहां तक वो अपना विस्तार करना चाहता है। इसी बात को आपके माननीय प्रधानमंत्री चीन की विस्तारवादी नीति कहते हैं। आपने सुना होगा कि जब वो गए थे वहां पे हमारे वहां जहां पे अभी बॉर्डर डिस्प्यूट है गलवान से पहले, वहां पर जब वो पहुंचे थे तो उन्होंने ये चीज कहा था कि विस्तारवादी शक्तियां इतिहास में बर्बाद हो गई हैं, हम भी विस्तारवादी शक्तियों को आगे नहीं बढ़ने देंगे। तो जब ये बात वो कह रहे थे तो इसी मेंटलिटी को रेफर कर रहे थे चाइना के। तो ये चाइना की मेंटलिटी है और इसी मेंटलिटी के कारण वो तिब्बत में घुस आया। अब जबकि हम बात करने जा रहे हैं एंग्लो तिब्बत, स्थिति क्या थी कि तिब्बत जो कि भारत से गए हुए लोगों ने यहाँ पर बौद्ध धर्म का प्रचार किया और बौद्ध धर्म का एक विशिष्ट रूप लामा धर्म के रूप में तिब्बत में विकसित हुआ। कुमारजीव के जाने के बाद ये चीजें डेवलप हुई थी। तो लामा धर्म का जो नेता होता है उसे दो नेता होते हैं, एक जिन्हें हम दलाई लामा कहते हैं और एक जिन्हें हम पंचेन लामा कहते हैं। तो दलाई लामा वहाँ का धार्मिक नेता भी होता है और वहाँ का पॉलिटिकल लीडर भी होता है, यानी कि वहाँ का शासक भी होता है और वहाँ का नेता भी होता है। दलाई लामा को ढूंढने की जो प्रक्रिया होती है उसमें एक दलाई लामा जो होता है वो आगे कहाँ जन्म लेगा इसका संकेत छोड़कर मरता है। जैसे अभी आपने सुना होगा कि दलाई लामा ने कहा था कि कोई जरूरी नहीं कि दलाई लामा तिब्बत में पैदा हो, भारत में भी पैदा हो सकता है। काफी इस पर विवाद हुआ था, बवाल हुआ था। तो जो पहला दलाई लामा होता है, जो एग्जिस्टिंग दलाई लामा होता है, वो अपने मरने के बाद वो कहाँ दोबारा जन्म लेगा उसका संकेत छोड़कर मरता है। और उसके बाद जब वो मर जाता है तब उस बच्चे की खोज शुरू होती है कि वो बच्चा कहाँ पैदा हुआ है और उस बच्चे को ले आकर के दलाई लामा के रूप में प्रतिष्ठित किया जाता है। फिर उस बच्चे का पालन पोषण किया जाता है और पालन पोषण करके जब वो बड़ा हो जाता है तो औपचारिक रूप से शासन सत्ता उसे सौंप दी जाती है। जब तक वो बड़ा नहीं होता है गार्जियन काउंसिल बना दी जाती है और वो गार्जियन काउंसिल ही शासन कर रही होती है जब तक दलाई लामा बड़ा न हो जाए। अब जो एंग्लो तिब्बत वार की पृष्ठभूमि बनती है उस पृष्ठभूमि में यही चीज है। हुआ क्या, हम बैकग्राउंड पे आ रहे हैं, हाँ? नहीं है लिखेंगे। बैकग्राउंड में ये हुआ कि ये बात तब की है, आज की तारीख में जो दलाई लामा है वो 14वें दलाई लामा है ना, 14।
और ये जो बात हम करने जा रहे हैं ये 1903-4 की बात है। तो इनके पूर्वज रहे होंगे, सबको दलाई लामा ही कहा जाता है। बैकग्राउंड ये हुआ, पहली चीज ये हुई कि दलाई लामा वयस्क हो गए, और जब दलाई लामा वयस्क हो गया तो उसने जो गार्जियन काउंसिल थी उसको बर्खास्त किया, और बर्खास्त करके सत्ता अपने हाथ में ले ली। उसे टीच करने के लिए एक रूसी शिक्षक रखा गया था दोरजिफ नाम से। तो दोरजिफ के सहयोग से वयस्क होने पर ये 1903-4 की बात, रूसी शिक्षक दोरजिफ के सहयोग से दलाई लामा ने तिब्बत की सत्ता अपने हाथ में ले ली। अब इससे पहले जो लोग गार्जियन काउंसिल में थे उनको हटा दिया गया, और हटा दिए जाने के बाद दलाई लामा ने मतलब प्रभुत्व संपन्न शासक के रूप में काम करना शुरू किया। अब इसमें दिक्कत ये थी कि हो सकता था कि चाइनीज इन्वेजन यहाँ पे हो जाए, ये डर था दलाई लामा को, क्योंकि तिब्बत की स्थिति लगभग अर्ध स्वतंत्र जैसी थी, चाइना का हरदम तिब्बत पे दावा रहा। तो दलाई लामा के भीतर भी ये डर था कि चाइनीज इन्वेजन हो जाएगा और हमें छीन लिया जाएगा, सत्ता से हटा दिया जाएगा। तो जो इसका शिक्षक था दोरजी, अब उस वक्त उसे जरूरी था कहीं कोई बैलेंसिंग पावर जिसके जरिए वो चाइना को कंट्रोल कर सके। तो अंग्रेजों के प्रति एक नेगेटिव, हाँ नहीं, चाइना, वही चीज बता रहा हूँ, चाइना में ब्रिटेन के प्रति एक नेगेटिव सोच शुरू से रही। तो इस नेगेटिव सोच का परिणाम ये हुआ कि अंग्रेजों ने जबरदस्ती कुछ व्यापार तो हासिल किए चाइना से, लेकिन चाइना पर ये लोग कब्जा नहीं कर पाए। तो अंग्रेज इनके लिए विश्वसनीय नहीं थे। इवन अंग्रेजों ने 1890 से ही कोशिश शुरू कर दी थी कि भाई कुछ व्यापार का मार्ग तिब्बत से भी खुल जाए, लेकिन ना ही तिब्बती ना ही चीनी, ये दोनों ही अंग्रेजों को पसंद नहीं करते थे। तो अंग्रेजों को अपने मार्केट में घुसने नहीं देना चाहते थे, यानी कि अंग्रेज इनके लिए विश्वसनीय सहयोगी नहीं थे। फ्रांस वगैरह थे तो वो दूर थे। कनेक्शन जो बन सकता था आसानी से, यानी कि अंग्रेजों से ये सहायता के लिए नहीं आ सकते थे चाइना के अगेंस्ट, कनेक्शन जो बन सकता था आसानी से वो था रसिया। इसके आगे आप देखेंगे कि ये रसिया वाला पार्ट हो जाता है, तो रसिया से सहयोग मिल सकता था। और दलाई लामा का शिक्षक दोरजिफ था, तो रसिया और तिब्बत के बीच एक जोड़ने वाला तंतु भी मौजूद था, एक लाइन, एक धागा मौजूद था। तो 3 बार दोरजिफ को दलाई लामा ने रूस भेजा। अब वो किस उद्देश्य से भेजा, वो नेगोशिएशन में क्या हुआ ये किसी को मालूम नहीं, लेकिन दोरजिफ दलाई लामा के डेलीगेशन के साथ 3 बार जब रसिया गया तो चाइना के भी कान खड़े हो गए और अंग्रेजों के भी कान खड़े हो गए, क्योंकि रसिया अगर इधर तिब्बत तक आ जाता है तो ब्रिटिश अंपायर को खतरा था, और न सिर्फ ब्रिटिश अंपायर को खतरा था बल्कि चाइनीज अंपायर को भी खतरा था। तो दूसरा जो कारण बना वो
अब दलाई लामा ने संभवतः, क्योंकि हम संभवतः ही कहेंगे क्योंकि जो इनका लामा का डेलीगेशन भेजा गया, उसके बाद रूस की जो जार गवर्नमेंट थी, जार गवर्नमेंट ने यही कहा कि वो धार्मिक प्रयोजन से आई तीनों बार। हाँ, किसी देश से स्वतंत्र नहीं हुआ था 1948 में, वहां पे माओवादी शासन आ गया, राजा का शासन खत्म हुआ, माओवादी शासन आ गया। अब ये जो काम हो रहा था, इस काम को अंग्रेज भी देख रहे थे और ये अफवाह उड़ गई कि रशिया तिब्बत की सहायता के लिए आ सकता है। अब इतनी अफवाह काफी थी अंग्रेजों की कान खड़े करने के लिए, अंग्रेजों द्वारा कोई एक्शन लेने के लिए। यही बैकग्राउंड था। ध्यान दें, बैकग्राउंड में दो चीजें, दलाई लामा का अपनी सत्ता को हासिल करना और स्वतंत्र शासक की तरह व्यवहार करना, और दलाई लामा द्वारा रूस से सहयोग प्राप्त करने की कोशिश करना ताकि वो चाइना को बैलेंस कर सके। तो दलाई लामा का ये व्यवहार चाइना के अगेंस्ट था, बट इससे अंग्रेजों को भी भय पैदा हुआ कि रसिया अगर यहाँ तक आ जाता है तो फिर इसके बाद तो हम है ही। तो फिर मध्य एशिया की जो राजनीति थी, उस राजनीति में अंग्रेज कमजोर पड़ जाते रसिया के अगेंस्ट। यही बैकग्राउंड था जिस बैकग्राउंड से लड़ाई शुरू होती है। अब ऐसी कोई लड़ाई यहाँ पर नहीं हुई जैसी मराठा वार में, मैसूर वार में हुई। ये लड़ाई की जगह पर एक घुसपैठ थी जबरदस्ती, जो कि तिब्बत पर लादी गई। तो लादते तो ये सब पर थे, है ना। अब वो किस फॉर्मेट में आया? अब जिस वक्त ये सारा घटनाक्रम हो रहा था, उस वक्त भारत में बेहद ही साम्राज्यवादी मूड का व्यक्ति था लॉर्ड कर्जन, खतरनाक आदमी। भारत के संदर्भ में दो लोग, डलहौजी और कर्जन, ये दोनों बेहद साम्राज्यवादी, बेहद बदनाम, लेकिन सबसे ज्यादा काम भी इन्हीं दोनों के समय हुआ है, तो अलग डिस्कशन का विषय है। अब युद्ध, अब मैंने कहा कि युद्ध तो ये युद्ध था ही नहीं दरअसल, है ना। ये सिर्फ एक घुसपैठ थी। (1903) में लॉर्ड कर्जन ने अपने होम गवर्नमेंट को लिखा कि भाई ऐसी ऐसी परिस्थितियां पैदा हो रही हैं और तिब्बत में रसिया आकर बैठ जाएगा, ऐसा संभव दिखता है। तो गृह सरकार ने बड़े बेमन से उसे अनुमति दी कि ठीक है, तुम्हें जो समझ में आता है करो। तो 1903 में लॉर्ड कर्जन ने यंग हस्बैंड को, इनका नाम ही था, यंग हस्बैंड को सशस्त्र, यानी कि उनके साथ एक सैनिक टुकड़ी देके यंग हस्बैंड को सशस्त्र तिब्बत भेजा। मतलब यंग हस्बैंड को सेना समेत जाना था। किस लिए जाना था? तो तिब्बतियों से ये कहने कि भाई अपने यहाँ का मार्केट हमें दो, हमको व्यापार अपने यहाँ करने दो।
कोई लड़ाई नहीं होनी थी, ये व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल था, ध्यान से समझिएगा, ये व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल था, किंतु ये अगर नहीं मानते तिब्बती तो उनको सबक सिखाने के लिए साथ में सेना भी लगा दी गई थी। क्यों? क्योंकि इससे पहले 3 बार अंग्रेजों ने कोशिश की थी कि तिब्बती मान जाए, तिब्बती नहीं माने थे। तो इस बार जो अंग्रेजों की कोशिश थी वो तैयारी के साथ थी कि नहीं माने तो मनवाने का जुगाड़ भी साथ में लेके चलो। तो वो मनवाने का जुगाड़ भी साथ में यंग हस्बैंड लेके गया। जब तिब्बतियों को ये पता चला कि अंग्रेजी सेना आ रही है तो तिब्बतियों ने प्रतिरोध करना शुरू किया। इवन जो दलाई लामा था, दलाई लामा ने अपना शासन सौंप दिया अपने अधिकारियों को और खुद बाहर निकला। यानी कि तिब्बत को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई वहां पर मौजूद नहीं था, तिब्बती अधिकारी ही मौजूद थे। दलाई लामा भाग गया, बाकी बचे तिब्बती अधिकारी। तिब्बतियों ने प्रतिरोध किया, लेकिन भाई ये बौद्ध धर्म वाले लोग हैं, अहिंसक लोग हैं, अहिंसक प्रतिरोध था और इधर से सेना आ रही थी, तो उस अहिंसक प्रतिरोध का कोई मतलब नहीं था। आप सेना के सामने अहिंसक प्रतिरोध करते हैं तो कितने देर करेंगे, और वह भी यह देश कब करेगा जब दलाई लामा खुद ही भाग गया है, राजा खुद ही भाग गया छोड़ के, तो जनता कब तक प्रतिरोध करेगी। परिणाम ये हुआ, तो ध्यान दें, ठीक है, तिब्बतियों ने प्रतिरोध किया हस्बैंड का, लेकिन हस्बैंड बहुत यंग था, वो माना नहीं, वो पहुंच गया। 3 अगस्त 1904 को लहासा पहुंचा, तिब्बत की राजधानी। दलाई लामा है नहीं, अब दलाई लामा नहीं है और ये सेना लेके पहुंच गया, तो अधिकारी क्या करेंगे भाई, वो समर्पित हो गए। हाँ, दलाई लामा भाग गए। अब दलाई लामा भाग गए थे, कहाँ थे ये नहीं मिल पाता। अभी इंडिया नहीं आए थे, 1911 में इंडिया आते हैं, उसको भी हम बताएंगे। तो अब इसके बाद क्या होना था, इसके बाद यही होना था भाई, लड़ाई तो कोई होनी नहीं थी, क्योंकि तिब्बती लड़ ही नहीं रहे थे, वो अहिंसक प्रतिरोध कर रहे थे। और इसका परिणाम क्या होना था कि सेना लेके लहासा की राजधानी में बैठ गया। अब बैठ गया तो बातचीत शुरू हुई, तो फिर फाइनली संधि हुई दोनों के बीच, है ना। संधि अंग्रेज प्लस तिब्बत। अब ये जो संधि हुई उसमें क्या क्या चीजें आई, तो पहली चीज ये कि अंग्रेजों ने ये कहा कि भाई 3 बार हमने कोशिश की, तुम लोग नहीं माने, तो हमें इतनी सेना लेके तुम्हें मनाने आना पड़ा, ये धृष्टता तुमने की है तो इसका दंड तो तुम्हें मिलेगा। दंड ने कहा 25 लाख रुपए। हाँ, हालांकि जब यंग हस्बैंड ने ये संधि को सिग्नेचर किया तो उसने कहा कि तुम लोगों ने बहुत बदमाशी करी है, 75 लाख रुपए प्रति वर्ष तुम्हें देनी है, 1 लाख रुपए करके, और जब तक नहीं दोगे तब तक चुंबी घाटी हमारी रहेगी। यानी चुंबी घाटी 75 साल के लिए बंधक। पहले संधि ये हुई थी, बाद में अंग्रेजों को ही लगा कि भाई कुछ ज्यादा हो गया, तो उन्होंने उसको घटा के किया 25 लाख रुपया, और बंधक के रूप में चुंबी घाटी 3 साल तक अंग्रेजों के पास रही। 25 लाख रुपए हर जाना तथा चुंबी घाटी पर
3 वर्ष तक अंग्रेजों का अधिकार। 1908 में अंग्रेजों ने चुंबी घाटी छोड़ दी थी अपने इस समझौते के मुताबिक। तो 25 लाख रुपया हर्जाना और चुंबी घाटी पर अंग्रेजों को अधिकार मिल गया 3 साल के लिए। अगली चीज क्या हुई कि ग्यांगचे, गलटोक और यातुंग ग्यांगचे, गलटोक और यातुंग के बाजार अंग्रेजों के लिए खुल गए। अंग्रेजों के लिए खुले और ये तय हुआ कि लहासा में एक व्यापारिक एजेंट, न कि सब्सिडरी अलायंस वाला, रेजिडेंट, एक अंग्रेज व्यापारिक एजेंट लहासा में रहेगा। साथ में तिब्बतियों ने ये वादा किया कि अंग्रेजों के किसी भी दुश्मन से ये लोग कोई भी संबंध नहीं रखेंगे, जैसा कि ये लोग करते थे संधि में। इस तरह से संधि हो गई। अब आप देखें तो इस संधि में तो कुछ खास नहीं मिला भाई। 25 लाख रुपया हर्जाना, चुंबी घाटी वो भी 3 साल के लिए, 3 बाजार खुल गए, बस यही मिला। कहा जाता है कि यंग हस्बैंड को ये श्रेय दिया जाता है कि तिब्बत का घूंघट इसने हटाया था। तिब्बत का घूंघट हटाने का श्रेय यंग हस्बैंड को दिया जाता है, लेकिन इससे कुछ विशेष अंग्रेजों को फायदा हुआ नहीं। क्या हुआ? 3 बाजार खुल गए, न खुलते तो क्या बिगड़ता? ये पूरी कवायद की गई, यहाँ से सेना लेके आप लहासा पहुंचे, अधिकार तो कुछ किया नहीं। अगर चुंबी भी ले लेते तो कुछ बात होती, वो भी आपने 3 साल बाद छोड़ दिया, तो बहुत कुछ नहीं मिला। इस प्रकार से ये संधि तो हुई, ये पहला ही निवेदन था और यही एकमात्र युद्ध कह लो या इंट्रूजन कह लो, ये इंट्रूजन था क्योंकि लड़ाई इसमें नहीं हुई थी, ना के बराबर हुई थी। यही वार की कहानी थी। 1903 से लेकर 1904 तक चली। फाइनली 1905 में संधि हो गई और भाई दोनों स्टेटस को में आ गए। जब संधि हो गई उसके बाद से दलाई लामा फिर लौट कर आ गए। अब इसके बाद जो परिस्थिति, इसके बाद जो परिस्थितियां बनती हैं उनमें आगे चीजें आती हैं, उनको समझें। अब अंग्रेजों को रूस का भय अभी गया नहीं और मध्य एशिया में अंग्रेज कमजोर होना नहीं चाहते थे। मध्य एशिया में किसी अन्य साम्राज्यवादी शक्ति को आने नहीं देना चाहते थे और रसिया आज टूटने के बाद भी और उसका 2/3 हिस्सा एशिया में पड़ता है, उसके बाद भी यूरोप का सबसे बड़ा देश है। उसका यूरोप वाला हिस्सा ही किसी और का उतना नहीं है जितना कि रसिया का है। तो रसिया से डर तो था। अब इस डर को दूर करना जरूरी था कि मध्य एशिया में कम से कम कंट्रोल अंग्रेजों का बना रहे। तो 1907 में इन्होंने संधि करी। अब इस संधि में इन्होंने जो गड़बड़ करी वो क्या थी, जिससे कि ये तिब्बत का मामला फंस गया, वो ये था कि रूसी अंग्रेजी आपस में संधि हो गई कि भाई हम लोग कोई गड़बड़ नहीं करेंगे और यदि तिब्बत से हमें कोई संपर्क करना होगा तो हम थ्रू चाइना करें।
अब जो चाइना का दावा था तिब्बत पर, वो दो विश्व की बड़ी महाशक्तियों ने उसे एक तरह से रेटिफाई कर दिया। जैसे आज की तारीख में चाइना की एक पॉलिसी है वन चाइना पॉलिसी। वन चाइना पॉलिसी का मतलब क्या होता है कि जब 1949 की क्रांति हुई थी तो वहाँ के जो सन यात सेन वाली सरकार थी उसको भगा दिया गया था। उन्होंने ताइवान में जाकर के अपनी, ताइवान एक छोटा सा द्वीप है चीन के नीचे, वहाँ पर अपनी सरकार गठित की थी और उन्होंने कहा कि मैं ही असली चाइना हूँ, जबकि माओ वाला चाइना बड़ा वाला चाइना। तो चीन ने ये कहा कि जो कोई देश हमसे संबंध रखेगा वो ताइवान से संबंध नहीं रखेगा, क्योंकि उसे ये मानना पड़ेगा कि ताइवान चीन का पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना का हिस्सा है, PCI। और अगर आप ताइवान से संबंध रखते हैं तो आप चीन से संबंध नहीं रखेंगे। यानी कि चीन से संबंध रखने के लिए चीन पहले मनवाता है दूसरों से कि ताइवान मेरा हिस्सा है, ये मान लो। यानी तुम्हारा दूतावास चीन में खुलेगा तो ताइवान में नहीं खुलेगा। ये वन चाइना पॉलिसी कहलाती है। अब ये वन चाइना पॉलिसी को इंडिया भी मानता है, अमेरिका भी मानता है, सब मानते हैं। लेकिन अभी आपने देखा होगा कि अमेरिका ने ताइवान के साथ फिर से संबंध बनाए हैं, फिर से उसे समझौता किया है, बाकायदा समझौता करके हथियार दे रहा है। तो ये वन चाइना पॉलिसी का तोड़ है। यानी एक तरह से व्यवहारिक रूप से अमेरिका ने बता दिया है कि हम वन चाइना को नहीं मानते। तो इससे क्या हुआ, बड़ी शक्ति आप चाहे जितने हो, एक बार तो आंख दिखा दिया ना अमेरिका ने कि हम नहीं मानते कि वन चाइना है। यहाँ पर क्या हुआ कि चाइना तिब्बत पर दावा करता था अपना कि तिब्बत मेरा प्रांत, तिब्बती स्वतंत्र होने के लिए लड़ रहे थे। और दो बड़ी शक्तियों ने ये कहा कि यदि तिब्बत से हमें कोई बात करनी है तो हम वाया मीडिया चाइना आएंगे। तो चाइना का जो क्लेम था तिब्बत पर वो रेटिफाई हो गया। और यही जो गड़बड़ है वो आगे भी होती रही है। ये एक भूल है, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। रूसी अंग्रेजी संधि जिसके अनुसार दोनों देशों ने तिब्बत के संबंध में चीन के माध्यम से ही बातचीत करना स्वीकार किया। ये जो संधि हुई थी ये दो बड़े देशों की संधि थी, जिसमें कि ये तिब्बत बेचारा पिस गया। दोनों देशों ने एक तरह से मान लिया कि अभिभावक चीन ही है। उसी ने यह भी बात की संधि में कि तिब्बत पर चीन कभी आक्रमण नहीं करेगा, वो भी ट्राई पार्टी संधि थी। 1910 में चीन ने इसका उल्लंघन किया और चीन ने अचानक, जैसे सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर अटैक किया और दिन भर में पूरा कुवैत कब्जे में, वैसे ही चाइना ने अटैक किया तिब्बत पर और तिब्बत को पूरा का पूरा समेट लिया। चीन द्वारा तिब्बत पर आक्रमण कर कब्जा। अब इससे क्या हुआ कि ये संधि इनवैलिड हो गई, क्योंकि इस संधि में चाइना ने एक्सेप्ट किया था कि हम तिब्बत पर अटैक नहीं करेंगे, आप सिर्फ मान्यता दे दीजिए कि वो हमारा है, हम अटैक नहीं करेंगे। और ये काम चीन
हरदम करता रहा है। ध्यान से, हमें चीन को बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। हमारे लोग समझते क्यों नहीं है, ये समझ में नहीं आता है। चीन की ये टेक्निक रही है कि वो पहले संधि करके अपने संबंध को स्वीकार करवाता है और फिर उसके बाद उसी संधि का वो उल्लंघन करता है। ऐसा वो भारत के संदर्भ में भी कर चुका है। भारत के संदर्भ में स्थिति ये हुई कि जब पीपुल रिपब्लिक ऑफ चाइना हुआ, माओ वाला चाइना, तो पहले उसने भारत से संबंध मधुर बनाए। ठीक है, यही चीज है दोहराई जाएगी। और पता नहीं क्यों नहीं समझी गई इन चीजों को, क्यों नहीं एनालाइज किया गया इन चीजों को, कि ठीक वही चीज। देखिए हुआ क्या, पहले रूस और चीन से संधि करके चीन ने अपना अधिकार तिब्बत पर मनवा लिया और उसके बाद तिब्बत पर आक्रमण करके कब्जा किया। ठीक यही चीज होती है तिब्बत के संदर्भ में भारत को लेकर। 1954 तक भारत और चीन के संबंध बहुत मधुर रहे। इतने मधुर कि हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगा और हिंदी चीनी भाई भाई के नारे में दोनों देशों ने कसाई बनकर तिब्बत का खात्मा किया। यानी पहले पंचशील के जरिए तिब्बत चीन का अविभाज्य अंग है, ऐसा नेहरू से चीन ने कहलवा दिया। नेहरू ने कह दिया कि तिब्बत आपका, हमारा नहीं। और जब कह दिया कि तिब्बत आपका, उसके बाद तिब्बत पर कब्जा। और तिब्बत पर कब्जा का अर्थ क्या, आगे आप हो, आपकी सीमाएं मिल गई। सीमाएं मिली, 1959 तक दलाई लामा को खदेड़ दिया भारत में, फिर आ गए वो भारत में। अर्थात ये चीज यहाँ जो हो रही है फिर आगे 1954 में दोहराई जाएगी, हम उसको भी पढ़ेंगे। ये चीन की स्ट्रैटेजी रही है। चीन ने पहले इन दोनों देशों से मनवा लिया कि तिब्बत उसका, और उसके बाद उस पर अब कब्जा हुआ तो दलाई लामा भाग गए। भागकर ये आ गए भारत में। यहाँ से दलाई लामाओं का भारत में आना, ये ट्रेंड शुरू होता है। ये 14वें जो दलाई लामा है, ये पहले नहीं है जो भाग के भारत आए। इससे पहले वाले दलाई लामा, इनके जो रहे होंगे, वो भी भागकर भारत आए। तो दलाई लामा भागकर भारत आए, लेकिन इस दलाई लामा का भाग्य इस वर्तमान वाले दलाई लामा से ज्यादा बेहतर था। हुआ ये कि 1911 में चीन में ही क्रांति हो गई। बस साल भर बाद 1911 में चीन में क्रांति हो गई और चीन में क्रांति के साथ ही मंचू वंश का शासन समाप्त हो गया। मंचू वंश का शासन समाप्त हो गया। अब जब मंचू वंश का शासन समाप्त हुआ तो दलाई लामा ने कहा कि हमारी जो प्रतिबद्धता थी वो मंचू वंश के साथ थी। खानदान खत्म हुआ और खानदान खत्म हुआ तो मेरी प्रतिबद्धता भी खत्म हो गई। दलाई लामा फिर भाग के तिब्बत में, और तिब्बत को इसने स्वतंत्र देश घोषित कर दिया 1912 में। दलाई लामा फिर तिब्बत में, और तिब्बत को स्वतंत्र देश घोषित। दलाई लामा ने कहा कि हमारी जो प्रतिबद्धता थी वो मंचू वंश के प्रति थी, क्योंकि वो युग ही था व्यक्तिगत प्रतिबद्धता वाला, व्यक्तिगत निष्ठा वाला। वंश समाप्त तो हमारी निष्ठा भी समाप्त, और अब तिब्बत स्वतंत्र है। लेकिन जो अगला वंश आएगा, अब मान लीजिए भारत से श्रीलंका के क्या संबंध है, जो भी संबंध है,
मोदी है, मोदी चले जाएंगे, दूसरा कोई आएगा तो बदल देगा, दूसरा भी उसी को कंटिन्यू करेगा। तो अगला जो वंश आया उसने तो देखा था कि तिब्बत हमारा, तो वो छोड़ देगा। यानी इन्होंने घोषणा जरूर कर दी, लेकिन तिब्बत पर खतरे की तलवार लटकी हुई थी। अब इस खतरे की तलवार में अब स्थिति क्या है कि तिब्बत चीन और ब्रिटिश अंपायर के बीच एक सैंडविच बना हुआ है, और बार बार दलाई लामा भाग कर इधर तो कभी अंग्रेजी सैनिक उधर, ये प्रक्रिया कब तक चलेगी? इस प्रक्रिया को रोकना जरूरी था। इस प्रक्रिया को रोकने के लिए अंग्रेजों ने कोशिश ये की कि एक ट्राई पार्टी मीटिंग हो, जिसमें तिब्बत के प्रतिनिधि भी शामिल हो, चीन के प्रतिनिधि भी शामिल हो और हमारे प्रतिनिधि भी शामिल हो। और तिब्बत का जो हो सो हो, उससे हमें मतलब नहीं है, हमारी अपनी बाउंड्री क्लियर हो जानी चाहिए। इसके लिए ट्राई पार्टी मीटिंग बुलाई गई और 1914 में इसको में हो गया। 1914 में शिमला सम्मेलन हुआ। ये शिमला बड़ा ही गजब का रहा है भाई, कई शिमला सम्मेलन है। उन्नीस सौ 14 सम्मेलन में शामिल कौन थे? तो अंग्रेज, तिब्बत और चीन। एक ट्राई पार्टी मीटिंग थी। ट्राई पार्टी मीटिंग में दोनों देशों के बीच समझौता हुआ, तीनों देशों के बीच कह लो, तीनों देशों के बीच समझौता हुआ। और इस समझौते में पहला जो बिंदु आया वो ये था कि तिब्बत को दो हिस्से में बांट दिया गया। दो हिस्से में बटा, इनर और आउटर तिब्बत, इनर और आउटर, दो हिस्से में बटा। अब वो दो हिस्सा क्या है ये मैं आपको दिखा रहा हूं। ये आपका सिक्किम और ये आपका भूटान और ये अरुणाचल प्रदेश हुआ। अब इधर में ये जो हिस्सा है वो तिब्बत है और इसके बाद ये हिस्सा चाइना है। तो जो भारत से लगा हुआ एरिया था इसको कहा गया आउटर तिब्बत। ये कहा गया आउटर, चूंकि ये वाला हिस्सा जो है वो भूटान है ना, ये भूटान है और ये नॉर्थ ईस्ट है। ये आउटर, और जो चीन से लगा हुआ हिस्सा था इसे कहा गया इनर। तिब्बत को दो हिस्से में बांट दिया गया, इनर और आउटर। इसके बाद से दोनों हिस्से पे चीनी आधिपत्य को मान्यता दे दी अंग्रेजों ने। दोनों हिस्सों पर चीनी आधिपत्य को मान्यता, यानी अंग्रेजों ने फिर दोबारा कंफर्म किया कि तिब्बत चीन का है। लेकिन उसके पॉलिटिकल स्टेटस में, यानी इनर तिब्बत और आउटर तिब्बत के पॉलिटिकल स्टेटस में डिफरेंस किया गया। और जो आउटर तिब्बत है, यानी कि हमसे लगा हुआ जो हिस्सा है, आउटर तिब्बत को लगभग पूर्ण स्वतंत्रता दी गई। आउटर तिब्बत इंक्लूडिंग लहासा, गरटोक, जो इनका एरिया था जिसमें ये व्यापार के लिए जाते थे, इंक्लूडिंग लहासा, है ना,
पूर्ण स्वाधीन घोषित, अर्थात ये आउटर तिब्बत भी चीनी आधिपत्य में माना जाएगा, लेकिन शासन करने के लिए वो स्वतंत्र होगा। चीन उसके आंतरिक मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, ऐसा चीन ने माना। चीन द्वारा आउटर तिब्बत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का वादा, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का वादा। इसके बाद जो इसकी तीसरी धारा आई इस संधि की, वह हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट थी। वह थी आउटर तिब्बत और इंडिया के बीच की सीमा रेखा निर्धारित की गई, जिसे मैकमोहन लाइन कहा जाता है। चूंकि डायलॉग को नेगोशिएट कर रहे थे उस वक्त भारत के फॉरेन सेक्रेटरी थे मैकमोहन, तो उन्हीं के नाम पर कहां से किधर की तरफ ध्यान देंगे, ये रेखा जो मैकमोहन रेखा कहलाती है, वो किधर से किधर की तरफ, भूटान से पूरब की तरफ, ब्रह्मपुत्र जहां से मुड़ती है और घुसती है भारतीय भूभाग में, ये हिस्सा सिर्फ क्या कहलाया, मैकमोहन लाइन। यानी मैकमोहन लाइन का एग्जिस्टेंस कहां है, वर्तमान अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत के बीच। अगर ये प्रश्न किया जाए कि मैकमोहन रेखा का एग्जिस्टेंस कहां है, तो वर्तमान अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत के बीच मैकमोहन लाइन का निर्धारण इसी समझौते से हुआ था। वर्तमान अरुणाचल प्रदेश और आउटर तिब्बत के बीच मैकमोहन रेखा का निर्धारण। इस समझौते के जरिए, शिमला सम्मेलन 1914 के जरिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें मिली थी वो थी मैकमोहन रेखा, जो आउटर तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश के बीच में बनाई गई थी। अब ये मैकमोहन रेखा किस प्रकार से एलएसी में बदल गई और एलएसी कहाँ है, कैसे है, ये अगले वाली क्लास में 9 बज रहा है और ये कि नया कोड जाएगा। और 9 बजे ने 1903 में यंग हस्बैंड को भेजा कि आप तिब्बत जाओ, तिब्बतियों को मजबूर करो कि वो हमसे समझौता करें, अपना मार्केट हमारे लिए खोलें। उसके पीछे रणनीति ये थी कि रसिया का प्रभाव घटाया जाए, हम वहां बैठे रहेंगे तो रसिया नहीं आएगा। तो 3 अगस्त 1904 को यंग हस्बैंड पहुंच गया सेना समेत। जब वो सेना समेत पहुंचा तो दलाई लामा भाग गया। अब जो तिब्बत के अधिकारी थे, उन तिब्बत के अधिकारियों के साथ इन्होंने, यंग हस्बैंड ने समझौता किया। समझौते में जो चीजें तय हुई उसमें पहली चीज ये थी कि ग्यांगचे, गाल्टोक और यातुंग, ये 3 तिब्बत के मार्केट अंग्रेजों के लिए खोल दिए गए। अगली चीज ये थी कि अंग्रेजों ने 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया और जो जुर्माना उन्होंने लगाया वो पहले यंग हस्बैंड ने 75 लाख रुपए का लगाया था और ये कहा था कि आपको एक बार नहीं देना है, प्रतिवर्ष 1 लाख रुपया करके 75 वर्ष में ये चुकाना है और जब तक आप चुकाएंगे नहीं तब तक चुंबी घाटी हमारे अधिकार में रहेगी। बाद में अंग्रेजों की काउंसिल को लगा कि ये कुछ ज्यादा हो गया है, तो उन्होंने इस शर्त को लिबरेट किया
और मिनिमाइज किया। मिनिमाइज करके कहा कि 25 लाख रुपया दीजिए आप, और बंधक के तौर पर 3 साल तक चुंबी घाटी को हम अपने पास रखेंगे कि आप कंटिन्यूअस पैसा देते रहिएगा। 3 साल बाद अंग्रेजों ने छोड़ दिया। उसके बाद से चीनियों और अंग्रेजों के बीच एक संधि हुई 1907 में। उस संधि में चीन ने, ट्राइपार्टी संधि थी, इस संधि में चीन भी था, रसिया भी था, अंग्रेज भी थे। चीन ने जो बकाया हर्जाना था वो अंग्रेजों को चुका के चुंबी घाटी खाली करवा लिया। 1908 में अंग्रेजों ने चुंबी घाटी छोड़ दी। उसी में रसिया ने और अंग्रेजों ने दोनों ने ये माना कि अगर अब तिब्बत से कोई बात करनी है तो वह बात अंग्रेज करें चाहे रसियन करें, वो चीन के थ्रू करेंगे। इससे ये हुआ कि चीन का जो दावा था तिब्बत पर, वो एक तरह से इंटरनेशनली रेटिफाई हो गया कि हाँ, तिब्बत जो है वो चीन का ही है। साथ ही उसमें यह बात भी थी कि तिब्बत की जो स्वायत्तता है, ऑटोनॉमी है, उसको वायलेट नहीं करेगा चाइना। लेकिन उसने वायलेट कर दिया। 1910 में उसने आक्रमण किया और आक्रमण करके तिब्बत पर पूरा कब्जा कर लिया। जब तिब्बत पर कब्जा किया तो दलाई लामा भाग करके भारत आ गए। ये पहला, ये वाले दलाई लामा नहीं, इनके पहले वाले दलाई लामा भाग करके भारत आ गए। भाग के जब भारत आए, यानी 13वें दलाई लामा थे वो, जब भाग करके भारत आए, उस बीच चाइना में एक क्रांति हो गई 1911 में। 1911 में चाइना में क्रांति हुई और मंचू राजवंश का शासन चाइना से खत्म हो गया। चाइना में अव्यवस्था फैल गई। उस अव्यवस्था का लाभ उठाया दलाई लामा ने। 1912 में फिर पहुंच गए तिब्बत। तिब्बत पहुंच करके तिब्बत को स्वतंत्र करा दिया और ये कहा कि चूंकि हमारी प्रतिबद्धता, हमारा कमिटमेंट जो था वो मंचू राजवंश के साथ था और वो राजवंश खत्म है, इसलिए हमारी प्रतिबद्धता भी खत्म है और इसलिए अब हम चीन के अधिकार में नहीं हैं, हम पूर्ण स्वतंत्र हैं। अब इसके आगे स्थितियां जो थीं, चूंकि चीन की डवाडोल थी, तिब्बत की भी डवाडोल थी और डवाडोल स्थितियां अंग्रेजों के लिए खतरे में जाती थी, तो अंग्रेजों ने ये कोशिश करी कि ट्राई पार्टी एक मीटिंग फिर से बुलाई जाए और मीटिंग बुला करके अपना एरिया क्लियर कर लिया जाए। तो एक ट्राई पार्टी मीटिंग शिमला में बुलाई गई 1914 में, जिसमें अंग्रेज भी थे, तिब्बत के प्रतिनिधि भी थे और चीन का प्रतिनिधि भी था। इसमें चीन, जो तिब्बत था उसको 2 हिस्से में बांट दिया गया। चाइना से सटा हुआ जो पार्ट था उसे इनर तिब्बत कहा गया और इंडिया से सटा हुआ जो पार्ट था उसे आउटर तिब्बत कहा गया। दोनों के बीच, इनर एंड आउटर के बीच एक लाइन बनाई गई, एक सीमा रेखा बनाई गई और आउटर तिब्बत के बारे में चाइना ने, ये दोनों ही चीन पर चाइना का आधिपत्य, दोनों ही तिब्बत पर चाइना का आधिपत्य स्वीकार किया गया, लेकिन यह माना गया कि आउटर तिब्बत जो होगा वो ऑटोनॉमस रीजन होगा और उसके शासन में चाइना कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। और फिर आउटर तिब्बत और ये जो आपका एरिया है नॉर्थ ईस्ट का भारत का, उस वक्त ना अरुणाचल प्रदेश था, उस वक्त ना ही नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, इसका जो पहला नाम है वो था। ये पूरा एरिया जो था वो असम वाला एरिया कहलाता था। तो नॉर्थ ईस्ट भारत और आउटर तिब्बत के बीच एक सीमा रेखा खींची गई। चूंकि अंग्रेजों की तरफ से इस वार्ता को उनके फॉरेन सेक्रेटरी मैकमोहन नेगोशिएट कर रहे थे, तो इस लाइन को मैकमोहन लाइन नाम दिया गया, जो वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश, ध्यान दें, भूटान से लेकर और जो ब्रह्मपुत्र नदी है, वो ब्रह्मपुत्र नदी यहां नमचा बरवा से मोड़ लेती है और ऐसे आकर के और बांग्लादेश होते हुए फिर ये बंगाल की खाड़ी में जाती है। तो वह पॉइंट जहां नमचा बरवा है और वह पॉइंट जहां भूटान है,
ये दोनों पॉइंट के बीच कुल 890 किलोमीटर का एरिया है। 890 किलोमीटर का एरिया, कहीं कहीं 85 मिलता है, कहीं 90 मिलता है, तो 4-5 किलोमीटर का इधर उधर होगा। 890 किलोमीटर के एरिया के बीच जो बॉर्डर लाइन बनाई गई, वह बॉर्डर लाइन कहलाई मैकमोहन लाइन। तो 1914 में ये मैकमोहन लाइन अस्तित्व में आई, जो कहां से, वर्तमान में कहां है, अरुणाचल प्रदेश और आउटर तिब्बत के बीच की रेखा है। सिर्फ इतना ही है मैकमोहन लाइन। इधर जो आपका वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया है, सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया है, उसमें ये लाइन मौजूद नहीं है। ये ध्यान से समझिए, सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया, चूंकि चाइना का जो बॉर्डर है हमारा अरुणाचल प्रदेश में, फिर सिक्किम में, फिर उसके बाद से आपका उत्तराखंड में, फिर हिमाचल प्रदेश में, फिर लद्दाख में, इतने एरिया में चाइना की कुल सीमा है। उसमें से सिर्फ भूटान से लेके नमचा बरवा तक की जो सीमा रेखा है, ये मैकमोहन लाइन कही जाती है। सिग्नेचर हो गया, मैकमोहन लाइन अस्तित्व में आ गई। लेकिन अब यहां तक मैंने पढ़ाया था, अब इससे आगे मैं आपको ले चलता हूं कि ये मैकमोहन लाइन कैसे LAC में बदल गई। शैव धर्म में आप लोग उपस्थित नहीं थे। अब लीजिए ना, तो मैं ऐसे ही बकबकाता रह गया। सभी लोग उपस्थित हैं सर। सब लोगों के साथ ऐसी दिक्कत हुई थी। हम आते हैं कि कोचिंग का ऐप भी 2-4 दिन में आ जाएगा, तो उसमें अभी लाइव स्ट्रीमिंग की व्यवस्था नहीं है, उसमें वीडियो की व्यवस्था है। तो मैकमोहन से LAC कैसे हुआ, अब हम इस पर आ रहे हैं। अब हुआ ये कि जब 1914 में शिमला सम्मेलन हुआ, उसमें चीन का प्रतिनिधि उपस्थित था। चीन के प्रतिनिधि ने सिग्नेचर भी किया था समझौते पर, लेकिन सिर्फ प्रतिनिधियों के सिग्नेचर से समझौते लागू नहीं होते जब तक कि होम गवर्नमेंट उसको रेटिफाई न कर दे। जब रेटिफिकेशन की बात आई तो चाइना पलट गया। और चाइना पलट के उसने ये कहा कि जब ये समझौता हुआ उस वक्त चीन, लाइट आ गया है। ठीक, जब ये समझौता हुआ उस वक्त तिब्बत एक सॉवरन कंट्री नहीं था। ध्यान दें, अब चीन का पक्ष सुनिए, कैसे मैकमोहन LAC में तब्दील होता है। चीन का पक्ष, चीन ने कहा कि तिब्बत एक संप्रभु देश नहीं है, और चूंकि ये संप्रभु देश नहीं है, इसलिए इसके सिग्नेचर से ये समझौता लागू नहीं होगा। फिर प्रश्न आया कि भाई आपके प्रतिनिधि ने भी सिग्नेचर किया, तो उसने कहा कि हमारा प्रतिनिधि भी पूर्ण अधिकार प्राप्त नहीं था। हाँ, यानी हमारे प्रतिनिधि को भी समझौते पर सिग्नेचर का अधिकार नहीं था। हमारा प्रतिनिधि पूर्ण अधिकार प्राप्त नहीं था। अगली चीज इसने क्या कही? अगली चीज इसने ये कही कि जो
जब ये बात आई सामने कि भाई चीन ने कहा कि अब वो तिब्बत को समझौता करने का अधिकार ही नहीं है क्योंकि समझौता हमसे होना चाहिए था, तो भाई कहा गया कि आपका भी प्रतिनिधि उपस्थित है। जब अंग्रेजों ने दबाव डाला तो उसने लिख कर भेजा भारत सरकार को कि आउटर और इनर तिब्बत के बीच की सीमा रेखा को छोड़कर बाकी सभी मामलों में चीन सरकार इस समझौते को मान्यता प्रदान करती है। अब यहां समझिए किस तरह ये पलटता है, इस देश का चरित्र कैसा है, इसको समझिए। आउटर इनर तिब्बत लाइन के अतिरिक्त सभी मामलों में चीन ने संधि को मान्यता दे दी। ये बात हुई थी उस टाइम। इसने कहा कि आउटर इनर के बीच जो सीमा रेखा खींची गई है उसको फिर से खींचना पड़ेगा, लेकिन बाकी जो आपने कहा है हम मान ले रहे हैं। यानी उस वक्त इसने भी मैकमोहन लाइन को स्वीकार कर दिया, लेकिन जब माओवादी गवर्नमेंट आई 1948 में, वहां क्रांति हुई, 49 तक वो लोग सत्ता में आ गए, तो फिर से पलट गए। यानी 1949 में पुनः चीन ने मैकमोहन रेखा को मानने से इनकार कर दिया। मानने से इनकार कर दिया और जो ये शर्त है इसको चीन भूल गया। ये जो इसने कहा था उसको भूल गया, क्योंकि उसने कहा कि वो पुरानी सरकार ने किया था, उस संधि को हम मान्यता नहीं देते। लेकिन इस शर्त को उसने ऊपर कर दिया कि तिब्बत एक संप्रभु देश नहीं था और हमने उस संधि पे सिग्नेचर नहीं किया, हमारे साथ वो संधि हुई नहीं, इसलिए हम मैकमोहन रेखा को नहीं मानेंगे। अभी अक्साई चीन वाला एरिया, अभी उस पर हम बात नहीं कर रहे, उस पर हम बात करेंगे। अब इस बीच और चीजें हुई, वो क्या थी कि इसी बीच 1949 के बाद से चाइना ने घुसपैठ तिब्बत में शुरू कर दिया। धीरे धीरे तिब्बत पर अपना कॉलोनी बनाना शुरू कर दिया, उस पर कब्जा करना शुरू कर दिया। अंततः स्थिति ये आई कि इधर ये कब्जा कर रहा था और उधर चीन के साथ, भारत के साथ चीन अपना मधुर संबंध बना रहा। उस मधुर संबंध का परिणाम ये हुआ कि 1954 में जब आपका पंचशील समझौता होता है, तो पंचशील समझौते में चीन ने मैकमोहन लाइन का जिक्र ही नहीं किया। जिक्र नहीं किया तो इसको नेहरू जी ने चीन की सदिच्छा समझ ली। नेहरू जी ने कहा कि चूंकि चीन ने पंचशील समझौते के दौरान कोई बॉर्डर डिस्प्यूट खड़ा नहीं किया है, इसका ये अर्थ है कि चीन की वर्तमान सरकार भी मैकमोहन क्या क्या आ रही है, तो आप थोड़ा इधर उधर करिए, ठीक है। तो चीन की सरकार जो थी, ध्यान दो, 1954 में जब पंचशील वाला समझौता हुआ जिसमें हम लोग हिंदी चीनी भाई भाई थे, उसमें चीन ने तिब्बत का प्रश्न ही नहीं उठाया, मैकमोहन रेखा का प्रश्न ही नहीं उठाया,
क्यों नहीं उठाया? क्योंकि वो चाहता था कि तिब्बत पर चीन के अधिकार को भारत मान्यता प्रदान कर दे, और नेहरू जी ने प्रदान कर दिया। नेहरू जी ने मान लिया कि तिब्बत जो है वो अविभाज्य अंग है चीन का, और जब मान लिया उसके बाद चीन ने पलटी खाई। यही इसने 1907 में किया था और पुनः ये 54 में दोहरा रहा था। उस दौरान 1959 में दलाई लामा भागकर भारत आ गए। तो चीन की तो छोड़िए, ये दलाई लामा जो भारत में रहे, भारत ने उन्हें पूरी तरह आदर से रखा, सम्मान से रखा। शरणार्थी के तौर पर बांग्लादेशी भी भारत में आए हैं, और बांग्लादेशी शरणार्थी का नाम सुनते ही भारत के लोग नाक भौं से तोड़ लेते हैं। लेकिन तिब्बती शरणार्थियों को भारत की सरकार भी और भारत के लोग भी, दोनों ने हाथों हाथ लिया, आज भी लेते हैं। आज भी उन्हें भरपूर आदर, सम्मान, शिक्षा का अधिकार, धर्म मानने का अधिकार भारत में प्राप्त है। हमने दलाई लामा को एक धर्म गुरु के रूप में आदर दिया है। बावजूद उसके भारत का खाकर, भारत का पहनकर, भारत में रहकर, भारत में अपने बीवी बच्चों को रखकर, पढ़ाकर, लिखाकर, आदमी बनाकर भी दलाई लामा तक 2008 तक अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत का ही हिस्सा मानते रहे हैं। ये भी, अब ये मेरी टिप्पणी नस्लवादी होगी, लेकिन मुझे करनी पड़ेगी कि दलाई लामा 1959 में भारत आते हैं और 2007 तक उनका भी वही स्टैंड है जो चाइनीज गवर्नमेंट का है। चाइनीज गवर्नमेंट कहती है कि तिब्बत जो मैकमोहन लाइन को हम नहीं मानेंगे, और दलाई लामा भी कहते हैं कि अरुणाचल प्रदेश तिब्बत का, आउटर तिब्बत का हिस्सा है। यहाँ रहकर अब ये सोचिए किस तरह से आप मैनेज कर रहे थे अपने संबंधों को। 2008 में जाकर के दलाई लामा ने एक्सेप्ट किया कि तिब्बत, अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा है। तो अब उस बात को हम आगे बढ़ाते हैं कि अब ये उसी वक्त यानी 1949 में ही एक तरह से चीन ने मैकमोहन लाइन को डिनाई कर दिया। अंग्रेज सरकार ने क्या किया? तो अंग्रेज सरकार भी मैकमोहन लाइन के प्रति बहुत ज्यादा सजग नहीं रही। परिणाम ये हुआ कि 1914 में समझौता हुआ मैकमोहन लाइन को लेकर के, और उसके बाद भी अंग्रेजों ने अपने मैप में ऑफिशियली मैकमोहन लाइन को शो नहीं किया। 1937 में पहली बार, ध्यान देंगे, भारत का पक्ष 1937 में पहली बार सर्वे ऑफ इंडिया ने मैकमोहन लाइन को दर्शाने वाली या मैकमोहन लाइन के साथ भारत का नक्शा प्रकाशित किया है। यानी कि अंग्रेज भी उदासीन ही थे इस रेखा को लेकर के। तो पहली बार 1937 में सर्वेयर ऑफ इंडिया ने अपना मैकमोहन लाइन के साथ नक्शा जारी किया, लेकिन ये नक्शे आदान प्रदान दोनों देशों के बीच होते हैं और दोनों देश मान्यता देते हैं, तब ये माना जाता है।
ये आदान प्रदान उस वक्त नहीं किया गया, यानी कि जो क्लेम था चाइना का वो उसी तरह बदस्तूर जारी रहा। इस बीच 1949 में वहां क्रांति हो गई और उसके बाद इंट्रूजन चाइना का शुरू हो गया। 1951 में एक घटना, और ये आप गर्व से याद कर सकते हैं इस घटना को, जो अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा है, ये आपका भूटान हो गया और भूटान से ये आपका अरुणाचल प्रदेश है ना। ये इसमें ये जो पार्ट है, ये जो मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, ये है तवांग घाटी, जो आज की तारीख में अरुणाचल प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है। इसकी भी कहानी है एक, उस कहानी को हम आगे बताएंगे। फिलहाल यहाँ संक्षेप में सुनिए कि जो बॉर्डर लाइन तय की गई थी मैकमोहन वाली, उसमें तवांग का जिक्र नहीं था। और तवांग में लहासा के बाद, यहाँ लहासा है, सॉरी ये भूटान है, इसके ऊपर जाएंगे तो ये लहासा है। लहासा के बाद तवांग में बौद्ध मोनेस्ट्री है, दूसरी सबसे बड़ी, और ये लहासा का या तिब्बत का या ये कह लें कि चाइना का पार्ट था। आजादी के बाद यहाँ असम वाले रीजन के राज्यपाल थे जयराम दौलत दास। जयराम दौलत दास, ये नाम आपको याद रहना चाहिए क्योंकि ये बिहार के भी पहले राज्यपाल थे, जयराम दौलत दास। जयराम दौलत दास ने जो स्थानीय कमांडर था उसको ये आदेश दिया कि तवांग पर कब्जा करें, और तब भारतीय कमांडर्स ने तवांग घाटी पर पूरा कब्जा कर लिया। तो 1951 में तवांग पर कब्जा किया भारत ने। अगर आप कह सकते हैं कि भारत ने कब्जा किया कहीं, तो राजन चोल के बाद, चोल शासकों के बाद ये पहली घटना है और आधुनिक भारत की एकमात्र घटना है जहां पर हमने किसी दूसरी टेरिटरी पर कब्जा किया। कमांडर को लेकर के जयराम दौलत दास नेहरू के पास आए कि शाबाशी में नेहरू पीठ ठोकेंगे। नेहरू ने हड़का दिया कि ये तुमने क्या किया। बहरहाल 1951 में तवांग घाटी पर भारत ने कब्जा किया। 1951 में तवांग पर भारत ने कब्जा कर लिया। तिब्बतियों ने इस टाइम कोई प्रतिरोध नहीं किया, मतलब बहुत इजीली हमारी एक बटालियन गई, आराम से वहां अपनी चौकी स्थापित कर दी, कब्जा कर दिया। 1951 1954 में पंचशील समझौता, और इस पंचशील समझौते के दौरान ही नेहरू ने यह स्वीकार कर लिया कि तिब्बत चीन का अविभाज्य अंग है। तिब्बत चीन का अविभाज्य अंग, ये नेहरू जी ने मान लिया उसी टाइम। अब अविभाज्य अंग मान लिया, उसी तरह ट्रीट करते। उसके बाद से चाइना ने जब कब्जा किया तिब्बत पर, तो दलाई लामा भाग करके फिर भारत आ गए। अब भारत आ गए तो उनको शरण नहीं देते। अगर मित्र बनाया है तो मित्रता करते, दुश्मन बनाया है तो दुश्मनी करते। नेहरू जी न ठीक से मित्रता कर सके, न ठीक से दुश्मनी कर सके। दिक्कत यहीं पर हो गई।
1959 में दलाई लामा भारत की शरण में, और भारत ने उन्हें शरण दे दी। या तो आप शरण ही नहीं देते, या फिर आप यही नहीं मानते कि तिब्बत जो है वो उसका हिस्सा है। आप रोटियां खाना भी चाहते थे, बचाना भी चाहते थे। इसी में गड़बड़ हो गई। स्ट्रेटेजिकली आप ये मान सकते हैं कि दलाई लामा को शरण देना एक ट्रम्प कार्ड है इंडिया का, लेकिन इंडिया ने आज तक इस ट्रम्प कार्ड का कभी इस्तेमाल ही नहीं किया। नेहरू ने नहीं किया वो तो छोड़ दीजिए, मोदी ने किया हो ऐसा भी नहीं कह सकते, इंदिरा ने किया हो ऐसा भी नहीं कह सकते। इस ट्रम्प कार्ड का हमने आज तक इस्तेमाल नहीं किया, जो बहुत बड़ा ट्रम्प कार्ड, लेकिन हमने नहीं किया, उस पर हम आएंगे बात। दलाई लामा को आपने शरण दे दिया, और दलाई लामा की स्टेटस जो है वो सिर्फ पॉलिटिकल प्रतिनिधि की नहीं है। दलाई लामा को तिब्बती भगवान मान के पूजते, तो दलाई लामा की एक आवाज पर आज भी तिब्बती अपना सर कटा सकते हैं, इतनी पावर है इसके पास। इस पावर का इस्तेमाल ही करते नेहरू जी करते, नेहरू जी ने नहीं किया, मोदी जी करते, इंदिरा जी करती, कोई भी करता, लेकिन हमने इनका इस्तेमाल नहीं किया। ये इंडिया में पड़े रहे और अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा ये भी करते रहे, और चाइना भी करता रहा। 2008 में आकर दलाई लामा ने अरुणाचल प्रदेश को भारत का हिस्सा माना, अकॉर्डिंग टू शिमला अकॉर्ड। (2008) में दलाई लामा ने अरुणाचल को भारत का हिस्सा माना, यानी इससे पहले ये भी नहीं मान रहे। अब हम 2008 में कूद करके चले आए, क्योंकि दलाई लामा का संदर्भ था इसलिए, लेकिन बात अभी पूरी नहीं हुई। 1954 में जब समझौता हुआ पंचशील, और तिब्बत चाइना ने कोई उल्लेख नहीं किया मैकमोहन लाइन का, तो नेहरू जी ने ये समझा कि चाइना को मैकमोहन लाइन कबूल है, क्योंकि कबूल नहीं होती तो वो कुछ कहता जरूर, उसने कहा नहीं। और ये तो स्ट्रेटेजिकली चुप थे सब, अव्वल दर्जे वाले वो हैं, स्ट्रेटेजिकली ये चुप थे। जब इन्होंने कह दिया कि तिब्बत हमारा, उसके बाद इन्होंने अपना रंग दिखाना शुरू किया। उधर नेहरू ने 1954 में जब कोई वो नहीं हुआ, मतलब चाइना की तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं आई मैकमोहन रेखा पर, उस वक्त तो नेहरू ने समझा कि चाइना हमारी मित्रता का ख्वाहिशमंद है, हम तो उसकी मित्रता के ख्वाहिशमंद थे ही, और इसी मित्रता को ध्यान में रखते हुए चाइना ने मैकमोहन लाइन को चर्चे के केंद्र में नहीं रखा। इसलिए अब ये जो एरिया है इसको एक परमानेंट स्टेटस दिए जाने की जरूरत है, और इसीलिए 1954 में ही मैकमोहन रेखा के दक्षिण का जो हिस्सा है ना, जो मैकमोहन रेखा के दक्षिण का हिस्सा है, इसका नाम बदला। अपना तो वो करना था, तो 1954 में भारत ने मैकमोहन रेखा के दक्षिणी अपने हिस्से को नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी यानी नेफा नाम दिया।
यानी अब ये जो जगह थी वो क्या हो गई, इसका नाम हो गया नेफा, इंक्लूडिंग तवांग, नेफा कहा गया। अब जब भारत ने इसको रीनेम किया तो चाइना चिहुका। अब जब चाइना चिहुका तो उसने अपना रंग दिखाना शुरू किया। अब ध्यान दें, हाउ मैकमोहन रेखा चेंजेस एज LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। इससे पहले LOC बन चुकी थी, लाइन ऑफ कंट्रोल बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। अब जब 1959 में ये भाई साहब भाग के यहाँ चले आए तो चाइना ने अपना असली रंग दिखाया। 24 अक्टूबर 1959 को 24 अक्टूबर 1959 को चीनी प्रधानमंत्री थे झाऊ एन लाई। चीनी प्रधानमंत्री झाऊ एन लाई ने नेहरू जी को पत्र लिखा। क्या लिखा? तो फूल तुम्हें भेजा है, खत में फूल नहीं मेरा दिल है। ये लिखा। वो फूल क्या था? तो उन्होंने बड़ी चतुराई से जो फूल भेजा उसमें क्या लिखा कि भारत यानी दोनों देश लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से अपनी अपनी सेनाएं बीस किलोमीटर पीछे हटा लें, ये फूल भेजा था झाऊ एन लाई ने, जिसमें इन्होंने कहा कि दोनों देशों को एक दूसरे के प्रति सद्भावना, गुडविल प्रदर्शन के लिए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से अपनी सेना 20-20 किलोमीटर पीछे हटा लेनी चाहिए। This is the time when McMahon line was described as a line of control. 1959 वो पहला समय है जबकि चाइना ने मैकमोहन लाइन शब्द का यूज न करते हुए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल शब्द का यूज किया। यहां से ये मैकमोहन लाइन बन गई लाइन ऑफ कंट्रोल। हालांकि इस पत्र में ये जो हमारा ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया है, फिर हमारी सीमा जो लगती है वो सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया से लगती है और फिर वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया से लगती है, उस सबके लिए ये लाइन इस्तेमाल की गई। सिर्फ मैकमोहन रेखा के लिए नहीं, भारत और चीन का बॉर्डर जहां जहां मिलता है उसके सबके संदर्भ में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल शब्द का इस्तेमाल किया गया था। अब नेहरू जी की क्या प्रतिक्रिया थी इस पर? तो नेहरू जी ने कहा कि ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्या होता है, हम नहीं मानते। यानी कि भारत सरकार की तरफ से इस शब्द को मान्यता नहीं दी गई। ये शब्द नेहरू जी ने कहा कि ये क्या होता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लेकिन
स्थितियां क्या हुई कि 1954 में ही एक और काम हुआ था, उस पर हम कल पूरा विस्तार से डिस्क्राइब करेंगे, लेकिन इसको समझ लें कि 1954 में भारत सरकार ने अपना नक्शा प्रकाशित किया और उस नक्शे में अक्साई चीन वाले पार्ट को अपना दिखाया कि ये मेरा है। उस वक्त तक अक्साई चीन वाला जो एरिया है, इस पर हम कल डिटेल में बात करेंगे, अक्साई चीन वाला एरिया नो मैंस लैंड था, कोई डिमार्केशन उस तरह का था नहीं, है ना। नेहरू जी ने अक्साई चीन वाले एरिया को अपने नक्शे में दिखा दिया, तो ये नया क्लेम था जो चाइना के अगेंस्ट जा रहा था। ठीक, उसी को क्लियर करने के लिए झाऊ एन लाई ने भारत को टीच करने के लिए मैकमोहन लाइन का जिक्र ही नहीं किया, और उसकी जगह पर उन्होंने क्या कर दिया, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की मीनिंग क्या है, ध्यान दें। तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की मीनिंग जो बनती है आज की तारीख में, वो मीनिंग है कि मिलिट्री occupation of the both country, area on which militarily occupied by both country is called line of control। आज की तारीख में इसका अर्थ यही है, हाँ, मिलिट्री ऑक्यूपाइड एरिया ऑफ बोथ कंट्री, जहां जहां जिसकी सेना है जितनी दूर तक, उसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा गया। मिलिटरली जहां पर ऑक्युपाइड किया गया था, तो मिलिटरली ऑक्युपाइड में तवांग भी है, मिलिटरली ऑक्युपाइड में अक्साई चीन भी है, मिलिटरली ऑक्युपाइड में अन्य कुछ एरिया भी है जिस पर हम आज नहीं चर्चा कर पाएंगे। तो 1959 से जो मैकमोहन लाइन थी वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहलाने लगी, हालांकि नेहरू ने डिनाई किया था उस वक्त। लेकिन अब इसके बाद स्थितियां भारत और चीन के बीच बिगड़ती चली गई। 1962 का वार हुआ और 1962 में चीन ने नेफा में, ध्यान देंगे, जो अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया है, नेफा में मैकमोहन लाइन से, या कहें अब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से 90 किलोमीटर दक्षिण तक विजय हासिल की। चीन ने अरुणाचल प्रदेश के 90 किलोमीटर दक्षिणी क्षेत्र तक कब्जा किया। फिर इसकी अलग कहानी है, उस पर हम नहीं जाएंगे, कि 90 किलोमीटर तक ये चढ़ आया इधर नीचे की तरफ। फिर जब मिलिट्री असिस्टेंस इंडिया को मिलना शुरू होने की खबर मिली इसको अमेरिका वगैरह से, तो ये खुद ही वापस चला गया और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से दक्षिण की तरफ खुद ही निकल गया। यानी अपनी मर्जी से आया और अपनी मर्जी से चला गया। लेकिन उसने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को 62 में वायलेट किया। उसी 62 के युद्ध में अभी आज की जो गलवान वैली है, उस गलवान वैली पर भी उसने वायलेशन किया। उसी 62 में उसने अक्साई चीन वाले एरिया को मिलिटरली अपने कब्जे में लिया। अन्य चीजें भी हुई, उस पर अब हम कल चर्चा करेंगे। नेफा वाला क्या बता दें, ये
आपको बताया गया कि 1954 में भारत सरकार ने इस एरिया को एक नया नाम दिया, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी का नाम, है ना, 1954 में। और जो ये नाम दिया गया उसके बाद से जब 62 का वायलेशन हुआ तो भारत सरकार को लगा कि इस एरिया को अब एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने की भी जरूरत है। तो 1972 में नेफा का नाम बदला गया और नेफा को अरुणाचल प्रदेश का नाम दे दिया गया। अरुणाचल प्रदेश नाम दिया गया। इस तरह से ये आपका 1972 तक की कहानी है, जिसमें कि मैकमोहन रेखा के नीचे की स्थितियां और उस नीचे की स्थितियों में पहले इसका नाम बदला, नेफा हुआ, फिर नाम बदला, अरुणाचल प्रदेश हुआ। वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश एक होल स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा एंजॉय करता है। इस बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ये शब्द धीरे धीरे इस तरह से जुबान पर चढ़ा कि आज टोटल इंडो चाइना बॉर्डर को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा जाता है। अब यहाँ पर जो एक गड़बड़ है वो समझ लेनी चाहिए, और पता नहीं क्यों समझी नहीं जाती है हमारे शासन द्वारा, कि आपका जो सेंट्रल एरिया है भारत का, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सॉरी, जो आपका उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश वाला एरिया है, उसको आप लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कह लो। जो लद्दाख वाला एरिया है उसको आप लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कह लो, उन दोनों को कह लो, इसको क्यों कहते हो? अगर तुम मैकमोहन रेखा को मानते हो तो कम से कम ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री शुड बी रीनेम्ड और शुड बी प्रोनाउंस्ड एज मैकमोहन लाइन, नॉट एज एलएसी। ये मैकमोहन लाइन ही कही जानी चाहिए भारतीय प्रतिनिधियों द्वारा भी, भारत के शासन द्वारा भी। लेकिन ये नाम धीरे धीरे इतना ये लोग चर्चित करते चले गए कि अब भारत भी ऑफिशियली इसे एलएसी ही कहता है। कम से कम भारत का अगर मैकमोहन लाइन पर दावा है तो उसे मैं अपने डॉक्यूमेंट्स में मैकमोहन लाइन इस्तेमाल करना चाहिए, अपने पब्लिक एड्रेस में मैकमोहन लाइन शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए। वह इस्तेमाल नहीं होता। आप उत्तराखंड के लिए, हिमाचल प्रदेश के लिए एलएसी कहो, आप लद्दाख के लिए एलएसी कहो, ठीक है, अरुणाचल के लिए तो कम से कम मैकमोहन लाइन शब्द का इस्तेमाल करो, तब न शिमला एकॉर्ड जिंदा रहेगा। आपने उस एकॉर्ड को ही मार दिया, आपने उसे भी एलएसी कहना शुरू कर दिया, जैसे आपको दुश्मन कह रहा है। कम से कम इस एरिया को मैकमोहन लाइन ही कहा जाना चाहिए, नक्शे में डिनोट किया जाना चाहिए, दिखाया जाना चाहिए। कम से कम ये स्टैंड तो हम ले सकते हैं, लेकिन यह भी स्टैंड नहीं लिया गया, ये कमी है। अब जो आपका सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया है और वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया है, उसमें कहाँ कहाँ इंडिया चाइना का डिस्प्यूट है, और उस डिस्प्यूट पर क्या क्लेम इंडिया का है, क्या कब्जा इंडिया का है, क्या क्लेम चाइना क्या है, क्या क्लेम इंडिया का है, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन आज नहीं, कल बात करेंगे। साथ में टोटल जो बॉर्डर डिस्प्यूट है उसको टू द पॉइंट हम समझेंगे, किस किस एरिया में क्या क्या क्लेम है, और एलएसी, अक्साई चीन और इससे रिलेटेड जितनी करंट की चीज़ें हैं वो कल के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज क्लास यहीं पर